नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज फील द थ्रिल में ट्रंप क्या फील कर रहे हैं वो हम समझेंगे। दरअसल ट्रंप ये अनाउंस कर चुके हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया ईरान में। अब सवाल ये है कि क्या मिलिट्री फोर्स से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्रूथ सोशल पे धमकाते हुए अंदाज में नेटो को ये लिखा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम सब के लिए ज़रूरी है और हमारे से ज़्यादा आप लोगों के लिए, और इसलिए आप लोग अपनी नेवी को भेजिए, नौसेना को भेजिए। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या ट्रंप मानसिक रूप से हार गए हैं? क्या फेज़ 1 में ईरान जीत गया है? क्या फेज़ 2 और भयानक हो सकता है? और ऐसे में जब बहुत सारे नेटो के देशों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है और भारत का स्टैंड क्या रहेगा? आज इन तमाम सवालों के बीच जो जवाब है, जो असल जवाब है, वो हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं भी, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर कुमार राम कृष्णा, प्रोफेसर DU, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। डॉक्टर पवन चौरसिया जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अजिताभ जी, फॉरेन एक्सपर्ट JNU, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजिताभ सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं ये समझना चाहती हूँ कि सर, एक तरफ तो मतलब ये जो मानसिक वॉर है, ये जो पूरे सिचुएशन हम जहाँ पर खड़े हैं, मेरे दर्शकों को ये समझना है, ट्रंप ने ये वॉर जब शुरू की तो उनको क्या लगा था कि इस तरह का रूप ले लेगी? वो नहीं समझ पाए थे ईरान को इतने सालों में भी कि ईरान की क्या तैयारी होगी। तो पहला सवाल आपसे यही है कि वो मिलिट्री बेसिस के हिसाब से कह रहे हैं कि हम जीत चुके, हमने उनको नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, सारे न्यूक्लियर जहाँ पे भी था वो सब हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसके चलते ट्रंप की हार हो गई। देखिए, ये तो ऑब्वियस है। ट्रंप एक तरफ तो उनका माइंडसेट आप समझिए, राष्ट्रपति ट्रंप पिछले साल सितंबर में इन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम ही वार मिनिस्ट्री कर दिया। दैट शोज़ द माइंडसेट कि कितना एग्रेसिव वो पहले से अपना जो ट्रंप 2.0 है वो एजेंडा लेके चल रहे हैं, और ये चेंज करना दिखाता है। दूसरी तरफ वो इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा चल रहे हैं बनिस्बत के स्ट्रेटजी पे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखिए, जो ईरान से इन्होंने युद्ध किया इजराइल के साथ ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फेल होते दिख रहे हैं। उन्होंने ईरान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, और उसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका और इजराइल को ही नहीं, अरब के देशों को ही नहीं, पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। आप देख लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, उसकी वजह से आम जनता को इसका जो दर्द निकल रहा है, तेल निकल रहा है मैं तो कहूँगा, ये इससे ट्रंप पे भी प्रेशर पड़ा है। और अब वो बीच का रास्ता खोज रहे हैं। अब वो अपने एलीज, चाहे वो नेटो देशों की बात करें या अरब देशों की बात करें, वो बीच का रास्ता खोज रहे हैं। ट्रंप ईरान से बातचीत की भी बातें आ रही हैं, फिर से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ फोर्सेस को लाने की भी बात कर रहे हैं। तो कहना बहुत मुश्किल है। ट्रंप अब 3 सप्ताह, तीसरा सप्ताह ये चल रहा है, हफ्ता चल रहा है वार का, और अभी तक ट्रंप की नीति फेल रही है। दुनिया के देशों को जिस तरह से उन्होंने उलझा के रख दिया है, और एक और मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अरब देशों को, वो भी ट्रंप से खफा हैं, क्योंकि शायद उनको बिना बताए ये वार ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलके किया। उनको ना डिफेंस होने का मौका मिला, ना ऑफेंस होने का मौका मिला है। अरब देशों की मैं बात कर रहा हूँ, अरब के खास करके जो गल्फ़ के देश हैं। और सबसे ज़्यादा उनका पूरा ट्रेड, बिजनेस, टूरिज़्म, एयर हब है, बिजनेस हब है, हर चीज़ तबाह हो रहा है। वहाँ से लोग पूरा, देखिए, वो जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं वो तो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं। सर, पर शायद खाड़ी देश बहुत लेट हो गई, वो कहते हैं बहुत देरी हो गई। अब सर, ट्रंप जीते या वो सुप्रीम लीडर जो अब इस दुनिया में नहीं है फिर भी वो जीत रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ट्रंप जीते या वो जो सुप्रीम लीडर खामेनी साहब नहीं है। तो पॉइंट ये है कि शुरू से ही ये जो वॉर स्टार्ट की थी यूएस ने, इसको लेकर के जो यूएस के एलाइज हैं उसको तो छोड़ दीजिए, बल्कि यूएस मिलिट्री भी इसको लेकर पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी। और जो जनरल केन है, जो यही मेरा सवाल है सर, ओपन सवाल है, ये कैसे कन्विंस नहीं थी? वो ईरान को बेहतर तरीके से जानते थे। पिछले 37 सालों से कभी भी वॉर हो सकती थी, उसकी तैयारी थी। ऐसा तो था नहीं कि ट्रंप से पहले के भी प्रेसिडेंट ईरान के साथ इसी तरह के रिफ्ट में थे। ईरान को समझने में इतनी भूल कैसे? मैम, क्या होता है कि
ट्रम्प की जो व्यक्तित्व है, जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है, वो एक तरीके के स्टेट्समैन के रूप में नहीं, वो एक तरह के ट्रेडर की तरह डील करते हैं, जहाँ पर वो हर चीज़ को सीधे नफ़ा या नुकसान के रूप में देखते हैं। तो उनको लगता था कि अगर मैं ईरान के ऊपर ये दबाव बनाऊँगा किस मिलिट्री की तरीके से, तो वो झुक जाएंगे, और उनके ऊपर ये भी समझ थी कि कुछ नहीं करना है हमको, मैं एक बार वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, अगर उनको मार गिराया जाएगा तो होगा क्या कि ईरान की जनता में एक आक्रोश है जो उस मौजूदा व्यवस्था के विरुद्ध में है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इस पर कब्जा कर लेंगे। परंतु ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से एक फेलियर के रूप में साबित हुई, क्योंकि हुआ क्या कि पिछले साल आपको याद है जब इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन तक जंग चली थी, तो ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ था। और ईरान ने क्या किया था उसके बाद से, ईरान ने हर चीज़ का एक पैरेलल स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया था, ये जो बीते इतना समय हुआ है। तो उनको ये पता था कि अगर एक व्यक्ति या एक व्यवस्था गिरती है तो प्लान बी उनका बन के तैयार था। इसी वजह से आप देख रहे हैं ईरान इतना अच्छा जो परफॉर्म कर पा रहा है, और ईरान ये बात जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ इस बात में नहीं है कि वो कितना प्रिसीजन अटैक करता है, उसकी स्ट्रेंथ इस बात में है कि ये वॉर कितनी लंबी खिंचती है। तो ईरान की कोशिश है ओवरवेलम करने की अमेरिका को, जिस चक्कर में अमेरिका फंस गया। और आपको जो भी अगर ईरान को जानता है या पश्चिम एशिया को जानता है, ये समझेगा कि ईरान के पास हथियार से सबसे बड़ा जो हथियार है उसकी ज्योग्राफी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो उसका नियंत्रण है, और जो पर्शियन गल्फ में उसका नियंत्रण है, उसकी वजह से वो दुनिया के चोक पॉइंट में के रूप में यही सवाल था सर, कि ये तो पहले समझना चाहिए था अमेरिका जैसी इंटेलिजेंस को, अमेरिका जैसे देश को। तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, एक ये कि ट्रंप को ये लगा कि जैसे ही सुप्रीम लीडर और उनकी टॉप लीडरशिप मर जाएगी, ईरान सरेंडर कर देगा, पहला। दूसरा, उनको लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, उनको ये समझ में नहीं आया कि सबसे बड़ा हथियार तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। देखिए, खुमैनी मर गया, खुमैनी का विचारधारा नहीं लड़ा, और ईरान की जो लड़ाई हो रही है खुमैनी से नहीं हो रही, उस विचारधारा से हो रही है, जो कि पिछला आज नहीं, जब पिछला रिवोल्यूशन हुआ था उस समय से लेकर आज तक ईरान में पिछला 30-40 साल में जो डेवलप हुआ है, पर्शियन से जो ट्रांजिट हुआ यहाँ तक नहीं, जो रुहल्ला आयतुल्ला खुमैनी से लेकर के और ये जो खुमैनी मारे गए वहाँ तक जो एक हुआ, और इन बिटवीन जो ईरान का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। वहाँ का आर्मी का भी देखिए कौन लड़ रहा है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ पे कमांड है, न कि एक नॉर्मल आर्मी के हाथ पे कमांड है, ठीक है। और तो इसलिए जो वैचारिक तौर पर उनकी लड़ाई हो रही है, और ट्रंप ये सोचे इनका हवाई जहाज नष्ट कर देंगे, इनका नौसेना के बेड़ा नष्ट कर देंगे, 2 दिन के अंदर इन पर हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप कभी नहीं सोचे थे कि अगर हम ईरान पे अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन में कुवैत पे अटैक हो जाएगा, यूएई पे अटैक हो जाएगा, दुबई पे अटैक हो जाएगा, जहाँ पे अमेरिकन बेस है। आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका का थार्ड उड़ा दिया, और भी 2-4 इंपॉर्टेंट जो आर्मी का स्टेटिक पॉइंट है उसको उड़ा दिया, और हालत इनको अब्राहम लिंकन को पीछे करना पड़ गया कि कहीं अब्राहम लिंकन पर अटैक कर दे। और एक चीज़ और देखिए कि जो वार का जो पहले जो स्टेज हुआ करता था कि हवाई जहाज से लड़ेंगे, नौसेना से, ये सारा कॉन्सेप्ट इस लड़ाई में आप देखेंगे सारा बदल गया। आज से 12 साल पहले जब हम लोग शादी वादी में देखते थे कि ड्रोन उड़ रहा है तो बड़ा कौतूहल से देखते थे, छोटा सा ड्रोन फोटोग्राफी कर रहा है। आज देखिए 12-13 साल में इस ड्रोन की जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, रोक नहीं पा रहा अमेरिका। जो ड्रोन जा रहा है, जो गिर रहा है गल्फ में, जो डिफरेंट कुवैत पे गिरा रहा है, बहरीन पे गिरा रहा है, अमेरिका फेलियर हो गया। क्योंकि एक साथ अगर 100 ड्रोन छोड़ दिया जाए तब कितना को मार करके गिराएंगे, 2-4 तो अंदर चला पेनिट्रेट कर ही जाएगा इनसाइड में। वही हो रहा है। मिसाइल आप देखिए कि इतना इजराइल को जाना जाता था, क्या भाई आयरन डोम 2 साल 3 साल से सुन रहे थे, अब हालत खराब हो गई इजराइल की भी। अब तो इसलिए वार का तरीका बदल गया, और एक नया कॉन्सेप्ट इस वार में अब डेवलप हो गया। अब आप ज़्यादा नहीं तो हमको लगता है कि ट्रंप साइकोलॉजिकली वार को लूज कर रहे हैं, और ये तेल का दाम इंडिया में नहीं बढ़ रहा है, क्राइसिस इंडिया और एशिया में नहीं है, ये क्राइसिस अब अमेरिका ही पहुंच रहा है। अमेरिका में भी देखिए शेयर बाजार गिर रहा है, अमेरिका में भी तेल का दाम बढ़ रहा है। हॉर्मुज की तरफ से तेल तो नहीं जाता अमेरिका का, उसका डिफरेंट रास्ते जा रहा है, लेकिन फिर भी तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है? वहाँ पे शॉर्टेज नहीं, फिर भी दाम भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है, ट्रंप के कारण एक पूरा का पूरा जो सिनेरियो पूरा वर्ल्ड वाइड क्रिएट हो रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका, ये जो है एक बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। महंगाई बढ़ेगा, और ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप लड़ाई को खत्म कीजिए। ये ट्रंप के ऊपर प्रेशर, ईरान के ऊपर नहीं है। ईरान तो बोल रहा है कि हमको तो जाना ही है, आपको जितना बर्बाद करने के लिए हम पूरा गल्फ को जला देंगे। ठीक है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके इस जवाब से निकल कर आई सर, ये वॉर अब दूसरे दिशा में जा रहा है। अब 2 बातें आती हैं जो दर्शक जानना चाहते हैं। पहला ये कि
नाटो जो कि नेटो जो कि एक समय एलाय था, फिर अमेरिका ने उसको कैसे ट्रीट किया पिछले कुछ समय में, और अभी भी नेटो को धमकाने के अंदाज में उन्होंने कहा आइए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसेना लगाइए, तो इंग्लैंड ने मना कर दिया। सब राजी नहीं है उनके साथ आने के लिए। चाइना अलग मुस्कुरा के देख रहा है, उसकी स्ट्रेटजी अलग है। आप इस वॉर को अब किस दिशा में देखते हैं? क्या फेज 2 और खतरनाक होगा? क्या वॉर थमती नजर आएगी जब देश साथ नहीं आएंगे? आप इस अब आगे क्या होगा? अगले 18वां दिन हो चुका है, आगे के एक सप्ताह को हम कैसे देख रहे हैं? देखिए अदिति जी, जो 7 देशों से ट्रंप ने बात भी की, उनको कोशिश की लाने की, उनकी नेवल सर वो कोशिश क्या है? बंदूक के नोक पे की? बिल्कुल प्रेशर देके किया। इनफैक्ट उन्होंने इतना तक कहा कि नेटो के बैड दिन आ जाएंगे, इस तरह की बुरे दिन आ जाएंगे, इस तरह की भी बातें की। तो उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की। एक तरफ तो ये देखिए, दूसरी तरफ आप देखिए ट्रंप एक बिजनेसमैन की भांति अभी भी काम कर रहे हैं। 1980 से उन्होंने ईरान को टारगेट कर रखा है, ईरान के तेल भंडार को टारगेट कर रखा है। 1988 में इन्होंने बाजाप्ता खर्ग आइलैंड का नाम लिया था कि खर्ग को हमें कब्जा कर लेना चाहिए अमेरिका को, और उस समय से कंटिन्यूस आप देखिए कंसिस्टेंसी उनकी रही है इस पॉलिसी में ईरान के प्रति। जब पहली बार ये राष्ट्रपति बने उस समय भी इन्होंने किया, अब्राहम एकॉर्ड लाया और कोशिश की कि कुछ देश जो वहाँ के खास करके खाड़ी के देश हैं उनको इजराइल के पक्ष में कर लिया जाए, ईरान को अलग थलग किया जाए। और नेक्स्ट स्टेप अभी जो उनका 2.0 जो आया उनका टर्म, इसमें वो अब दिखा रहे हैं अपना जलवा, ईरान को कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की, बट यहाँ पे वो मार खा रहे हैं। आपने चाइना की बात की, चीन बहुत ही स्ट्रेटजिकली चल रहा है। चीन को देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। 90% वो हार्मुज से ईरान से तेल लेता है, लेकिन उसका तेल जाना बाकी है, कंटिन्यू चल रहा है, उसकी रुकी नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान वहाँ सपोर्ट कर रहा है, ईरान ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रहा है, चाइना को। सर इसमें तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें चाइना के साथ जो उनकी मुलाकात होनी थी, बड़ी चर्चित मुलाकात होनी है, जिसमें यह है कि उनका स्वागत होगा और आगे की बात होगी, वो कह रहे हैं हम वो समिट को ही डिरेल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। तो चाइना तो मतलब भले ही चाइना ये कह रहा है कि डायलॉग इज इम्पोर्टेंट, बट चाइना कभी धमकी से नहीं डरा है अमेरिका से। आप देख लीजिए ट्रेड वार में भी क्या हुआ, चाइना को बहुत फोर्स किया गया, 100% 200% ट्रेड टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने की, चाइना नहीं झुका। इसमें भी चाइना झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ देखिए चाइना को तेल मिल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, उसको युआन में वो दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसके लिए तो हर चीज़ विन विन है। तो चाइना तो झुकने से रहा, ये उसका पूरा इतिहास आप अमेरिका से उठा के देख लीजिए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का रोल मुझे बड़ा सरप्राइजिंग यहाँ पे लग रहा है। अरब के देशों पर अटैक हुआ, पाकिस्तान पे ईरान ने अभी तक अटैक नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान में अमेरिका का बेस भी है, वहाँ से वो मॉनिटर कर रहे हैं, सर्वेलेंस भी कर रहे हैं। बट पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्टली, आप एक तरफ ये देखिए। और कल इनफैक्ट ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ के भी पुल बांधे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कह लीजिए एक तरह से ना चाइना के लिए भी, चूंकि चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, कवच है वो उनका, कवच है उनका, तो बहुत ये अगर आप इसको डिप्लोमेटिकली देखें तो बहुत ही, ईरान भी नहीं चाहता पाकिस्तान पे अटैक करना, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना से जो सप्लाई जा रही है, चाहे वो हथियारों की हो या और भी रसद उसके जा रहे हैं, वो चाइना पाकिस्तान के थ्रू जा रहे हैं। सर एक बात, मैं ईरान की हालत पे आऊँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी उनका नुकसान हुआ ईरान की स्थिति में, लेकिन उससे पहले इस पूरे उसमें मैंने देखा एक डायलॉग से शुरू हुआ। भले ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे धमकाने के अंदाज में नेटो को इनवाइट किया और दूसरे देशों को, कुछ दिन पहले तक तो उनको था ना आपका कुछ नहीं चाहिए हमें, आप अपना रखिए, लेकिन ईरान ने भी इस्लामिक देशों को मैसेज किया, ये कहा कि हमने इसलिए अटैक करना पड़ा क्योंकि आपके यूएस बेस थे, और तब आप लोगों ने तमाम बातें की कि आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हम अटैक ना करें, लेकिन आपको सोचना होगा। तो ईरान भी अपने इस्लामिक देशों को साथ लाने की कोशिश में है, या कम से कम उनसे एक कम्युनिकेशन की कोशिश में है। इसकी वजह ये कि ईरान भी चाहता है कि ये थम जाए वॉर। देखिए ये जो युद्ध है ये 2 स्तर पर लड़ा जा रहा है, एक मिलिट्री स्तर पर जो हम देख ही रहे हैं, दूसरा नैरेटिव के स्तर पर। तो क्या है कि सबको पता है कि ये 4th जनरेशनल वॉरफेयर जो होता है उसमें नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। जो ईरान के अभी फॉरेन मिनिस्टर ने जो एक तरह का लेटर जारी किया, उसमें आप देखिए वो इस्लामिक देशों से जो एक अपील की गई है वो बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड, अगर आप उसको पढ़ेंगे। और ये पहला नहीं है, दूसरा ये स्टेप है। पहला स्टेप था जब मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक तरह से गल्फ़ कंट्री से माफ़ी मांगी थी कि हमको आपके ऊपर हमला करना पड़ा, लेकिन उसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि
दो पॉइंट उसमें हाईलाइट किए थे। पहला ये कि जब ये नेगोशिएशंस चल रही थी तो हमने पहले ही कह दिया था कि इस बार अगर हमारे पर हमला होता है, जैसे आपको याद होगा पिछले साल भी नेगोशिएशन चल रही थी ईरान और यूएस के बीच में, तब हमला हो गया था, तो उन्होंने मेंशन कर दिया था कि ऑल टारगेट्स आर लेजिटिमेट टारगेट्स फॉर अस, इस बार कि अगर हमें कुछ होता है तो दिस टाइम यूएस एंड इट्स एलाइज विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो उन्होंने कह दिखा था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था आपको हमला करने के अलावा, क्योंकि आपने अमेरिकन बेसिस रख रखे हैं, और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सबको अलाउ कर देंगे, आप अपने यहाँ से यूएस एम्बेसडर को एक्सपेल कर दीजिए, ईरानी या इजरायली एम्बेसडर को एक्सपेल कर दीजिए। दूसरी बात क्या है कि ये अपील जो है ये उन देशों को, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज़ के, दिस इज़ नॉट अबाउट देयर गवर्नमेंट्स। क्या है कि वो ये चाहते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर एक ये मैसेज जाए कि देखिए आपकी रिजीम जो है, जो मतलब जो आपके शासक हैं वो अमेरिका और इजराइल के साथ में खड़े हैं, ना कि एक मुस्लिम देश के साथ में। तो वो मुस्लिम सेंटिमेंट के साथ में प्ले करना चाह रहे हैं, खास तौर पे एक रमज़ान के महीने में जब मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र महीना होता है। तो ये एक माइंड गेम है कि अगर हम उनकी ये अपील करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे इंटरनल डिसेंट हो, इंटरनल अनरेस्ट हो, जिससे वहाँ की सरकार कम से कम दो मोर्चों पर लड़ने पे मजबूर हो जाए और कहीं ना कहीं सोचे कि हमारे अमेरिका के बेसिस रखने से क्या वो प्रॉब्लम है या क्या वो सोल्यूशन है। मुझे लगता है सर अब ये जो लड़ाई है ये मिलिट्री या नैरेटिव से बहुत आगे बढ़ के सबको अपना फाइनेंशियल इकोनॉमिक, अगर आज की तारीख में खाड़ी देश ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमें ईरान के साथ जाना है, तो वजह सिर्फ इकोनॉमिक, ऑयल और क्राइसिस और फाइनेंसेस ही होंगे। इतने अच्छे तरीके से ईरान ने जो कमर तोड़ी है फाइनेंसेस वाली, उधर से तो मिलिट्री अटैक है, इधर से फाइनेंशियल अटैक है, तो आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल अटैक के चलते बाकी सारे देश जो एलआई कहे जाते थे या जिनका धरती यूज हुई बेस के लिए, वो अब विड्रॉ करेंगे एक्सेप्ट सऊदी अरब? यहीं पे स्ट्रेटेजिक विन है ईरान की, क्योंकि अमेरिका ये नहीं सोचा होगा कि ये फाइनेंशियल अटैक करेगा ये ईरान। पर सर कैसे, मतलब मैं यही मेरा समझ नहीं आता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा तो है नहीं कि कोई नई बात थी, नहीं। अमेरिका ने इस एंगल से सोचा नहीं बिफोर, उनको लगा कि लीडरशिप खत्म तो कोई आगे नहीं होगा। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मत सोचिए, जब अमेरिका जब अटैक किया तब वो नहीं सोचा होगा कि रिटेलिएशन में ईरान सारे गल्फ कंट्री पे अटैक कर देगा, जितना भी इंपॉर्टेंट गल्फ पर, ये वो कभी नहीं सोचा था। वो तो सोचा था कि इनके अच्छे रिलेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड है आपस में, तो एक दूसरे पे नहीं करेगा। और यहीं पे अमेरिका मार खा गया सबसे पहले क्या कि ये देखिए अभी तो कुछ ही तेल कुआं पे भी अटैक किया जो आग लगा हुआ है गल्फ में, अगर और भी 2-4 और डिस्ट्रॉय कर दे तो हाहाकार मच जाएगा पूरे गल्फ के अंदर। आप दुबई का हालत देख लीजिए क्या हो गया है, इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद पड़ा रहा, पता नहीं कब फिर बंद हो जाए, दोनों एयरपोर्ट बंद जाए। आप हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, आप हॉर्मुज तो क्या 20% पूरे वर्ल्ड का 20% तेल का सप्लाई होता है टोटल पूरे वर्ल्ड का, मैं बता रहा हूँ, इंडिया का उसमें 40% है। आप ये बताइए ईरान के पास नौसेना तो नहीं है, अमेरिका के पास तो है ना, अमेरिका क्यों नहीं अपना नौसैनिक भेज दे रहा है, नौसेना का बेड़ा भेज दे रहा है? हाँ सर, तो ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं और ये और कहते हैं मेरा तो तेल आ नहीं रहा, मुझे क्या मतलब है? आप रोक ही नहीं सकते, कोई भी नौसैनिक वहां पे जा कर करके हॉर्मुज जो कंट्रोल से नहीं करेगा कि ईरान किसी नौसेना से अटैक नहीं कर रहा है दूसरे शिप के ऊपर। सर 10,000 से ज्यादा शिप्स नहीं, वो किससे कर रहा है? वो मिसाइल से कर रहा है, वो ड्रोन से कर रहा है। आप चाहे 50 शिप वहां पे खड़ा करिए, अटैक करेगा ही करेगा ईरान। सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये लोग लोकेट नहीं कर पा रहा है कि अंडरग्राउंड जिनका आ रहा है ड्रोन, अंडरग्राउंड जिनका मिसाइल आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। पूरे ईरान का आप जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, 55% एरिया तो पहाड़ी से घिरा हुआ है, 55% बता रहे हैं, सिर्फ 45% ही ओपन में है, और भी कहीं पे शिप है, कहीं समुंदर है, कहीं पे डिजर्ट है, और वो कहीं से भी निकाल दे रहा है। तो पिछला 10 साल में ईरान जो अपना जो अंडरग्राउंड जो सारा कुछ किया, सारा प्रोडक्शन सेंटर अंडरग्राउंड कितना 100 फीट नीचे, 150 फीट नीचे है, और अमेरिका लोकेट नहीं कर पा रहा है। ऊपर से ढक्कन खुलता है, मिसाइल निकल के कभी यहाँ से गिर रहा है, कभी वहाँ से निकल रहा है, लोकेट नहीं कर पा रहा है। तो हॉर्मुज को कंट्रोल करना इनके बस का रोग नहीं है, ईरान ही कंट्रोल करेगा। आप दूसरा चीज़ देखिए, कितना 2 सप्ताह हो गया पार कर गए हम लोग, अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रहा है कि ईरान के ज़मीन पे उतर जाए। वेनेजुएला में तो उतर गया, इराक में तो उतर गया, ईरान में क्यों नहीं जा पा रहा है? उतर करके देख ले, हिम्मत नहीं हो रही इनकी कि जा करके उतर। ये तो यही सोचे थे कि हम उतर भी जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक आध सप्ताह में इनका सारा एयरफोर्स नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर इनको ये लगा था कि हम पूरा रिजीम बदल देंगे, पब्लिक जो है सड़क पे आ जाएगा, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा, खुमैनी और पेजेशियन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पब्लिक उल्टा गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी। देखिए वहाँ का जो कॉमन पीपुल है, मे बी वो खुमैनी के विचारधारा के अगेंस्ट में हो, पेजेशियन के अगेंस्ट में हो, रिजीम के अगेंस्ट में हो, लेकिन अमेरिका के कॉस्ट पे नहीं है वो इनका इंटरनल मैटर है।
तो यहाँ पे भी और फिर सर ये तो धर्म की इजराइल की भी धर्म की लड़ाई है, उसकी भी मोर देन मिलिट्री उनके यहूदी वाली लड़ाई है, और ईरान के लिए भी धर्म की ही लड़ाई है। नहीं आप ठीक बोल रही हैं। खुमैनी का जो टारगेट ये चल रहा था कि उनका मेन टारगेट इजराइली था। इसीलिए आप देखेंगे कि जितना लंबे समय से जो वो बैकअप जो उनका चल रहा था, क्या नाम है, ये यहाँ पे फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों को जो बैकअप कर रहा था, आर्म्स दे रहा था, फिर उधर लेबनान में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ, उसको बैकअप कर रहा था, हुती को बैकअप कर रहा था। ये सब किसके अगेंस्ट था? इजराइल के अगेंस्ट था। इजराइल ये देख लिया कि अगर एटम बम उनके पास हो जा रहा, पिछला बार जो लड़ाई हुआ था 2 दिन का, उसी में उन्होंने नष्ट किया था उनका पूरा एटॉमिक से। फिर उसको डर था कि हो ना अभी और भी इनके पास बचा हुआ है, तो इजराइल उस डर से अटैक कर रहा है, क्योंकि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो लड़ रहा है उधर से, ईरान से उसको बैकअप मिल रहा है। अब आप देख लीजिए लेबनान में नसरुल्लाह को मारा, नंबर 2 को मारा, नंबर 3 को मारा, नंबर 4 को मारा। यही हाल फिलिस्तीन में चल रहा है, क्योंकि बैकअप जब तक बंद नहीं हो तब तक इजराइल आराम से बैठ नहीं सकता है। तो इजराइल की एक अपनी मजबूरी है कि अपने आप को सेव करना, और यहीं पे ईरान से गलती हो गई कि ईरान 1 पॉइंट टारगेट बनाया इजराइल, लेकिन पिछली बार जो लड़ाई हुई थी 2 दिन की, उसमें वो सीख लिया था कि हमको इस स्ट्रेटजी से बाहर निकलना होगा, हमको नया स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, और वो उन्होंने कर ली तैयारी इसकी 5, 6, 7, 8 महीने में। और इसलिए जो ट्रंप को प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रंप फंस गए वहाँ पे, न उनको निकलते बन रहा है न उनको छोड़ते बन रहा है। निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? कि आपको मिला क्या? ही स्पेसिफिकली वांट्स कि सारी कंट्रीज आ जाए, जैसे हार जीत जो भी होगी वो सामूहिक होगी, मैं तो जीत गया। नहीं, आप ये देखिए ना कि अमेरिका वहाँ भिड़ा हुआ है और इजराइल भिड़ा हुआ किस साथ? हिजबुल्लाह के साथ। उसको पता है कि हिजबुल्लाह को पहले खत्म करो, क्योंकि ये नजदीक में बैठा हुआ है, हुती नजदीक में बैठा हुआ है, हमास नजदीक में बैठा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ये सारी वॉर के बड़े सारे एंगल्स हैं, हर कंट्री का अपना। एक वेनेजुएला से भी संबंधित है कि इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स तो इनके पास आ गए अमेरिका के पास, लेकिन क्योंकि वो बहुत वैसा क्रूड ऑयल है, उसको जो ईरान से तेल मिलता था, जब वो दोनों को मिक्स करते थे तब जाके वो यूज़ करने के उसमें आता था। तो ये ऐसा भी है कि उनको ईरान से वो तेल चाहिए, भले ही वो बोलते रहे हमें तो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल नहीं गुजरवाना, तमाम बातें हैं। पर ये जो लड़ाई की जो सीक्वेंसिंग है, पहले वेनेजुएला पे कब्जा करना और फिर ईरान, इसलिए क्योंकि उनको इतने सारे तेल को एक्चुअल में यूटिलाइज करने के लिए ईरान से तेल चाहिए होगा, ये वजह मानी जाए। देखिए, यहाँ 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो आप वेनेजुएला और ईरान दोनों का अगर तेल आप जो भंडार हैं इनके रिजर्व हैं उसको मिला लिया जाए तो 52% सिर्फ इन दोनों कंट्रीज को मिला के वर्ल्ड का रिजर्व। दैट सेज इट ऑल। दैट सेज कि अमेरिका और नथिंग। यस, एंड बियॉन्ड दैट अमेरिका खुद भी नाउ एक्सपोर्टर है, वो अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में कर रहा है वो। तो इसके पास इतना ज़्यादा, मुझे लगता है ये तेल की ही पूरी राजनीति है, ऑयल डिप्लोमेसी है। इसीलिए सर मैं वापस से फिर अपने दर्शकों को और समझाने के लिए कि वेनेजुएला का तेल यूटिलाइज तब हो पाएगा जब ईरान का जो लाइट तेल है वो उसमें थोड़ा मिक्स किया जाए। तो अब वहाँ पे मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आपने अभी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले एक न्यूज आई कि रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस वहाँ पे $300 बिलियन अमेरिका में टेक्सास में अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा है और उसी तेल का संवर्धन करेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। $300 बिलियन एक इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके इन्वेस्ट कर रही है, वो सारा उसी तेल को। मैं आपसे इससे इंडिया की गवर्नमेंट का एंगल भी समझूंगी, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी। तो आप देखिए, ये तेल को जैसे आप कह रही हैं ना कि शायद वो ईरान का तेल मिक्स करके, वो ठीक है अपनी जगह, बट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, खास करके इंडिया में रिलायंस के पास ये टेक्नोलॉजी है। वो रूस का भी तेल कर सकता है, ईरान का भी कर सकता है, अरब का भी कर सकता है, अमेरिका का भी कर सकता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने की वजह से ये सारी। लेकिन एक और एंगल आप यहाँ देखिए, जो अरब के देश हैं, खास करके इस्लामिक सॉलिडिटी के नाम पे अब इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, क्योंकि अरब के गल्फ़ कंट्रीज़ खास करके परेशान हैं इस वार से और वो चाहते हैं कि ये वार हो और ईरान को कम से कम इतना वीक कर दिया जाए। अब वो वार शायद रुकना देखना नहीं चाह रहे हैं, जो अरब गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं वो चाह रहे हैं कि ईरान अब एक तरह से घायल शेर है
उसको जितना आप कंट्रोल कर लेगा अमेरिका, ये अरब के देशों के लिए, खास करके गल्फ के इसका देशों मतलब वॉर अभी आपको अगले कुछ समय तो रुकती मुझे नहीं नहीं दिखती। दिख रहा है, सर, क्योंकि फिर वीक तो हो ही गया है ना ईरान। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि क्या क्या नुकसान उन्होंने गल्फ में किए, इसमें किए, उसमें किए। 20% तेल पे कंट्रोल हो गया, युआन में आप डील करेंगे, आप अपने एम्बेसडर अमेरिका और इसराइल के हटा दीजिए। लेकिन ईरान का एयरपोर्ट, आपने वो तस्वीरें देखी तेहरान का एयरपोर्ट, इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पर तो एसिड रेन और न जाने क्या क्या हुआ, जनजीवन खराब हो चुका। तो ईरान ने बस ये सोच लिया है कि मतलब हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बस यही एजेंडा है। नहीं, मैं थोड़ा सा इस बात से असहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि वॉर को लंबा खिंच जाता है। देखिए, नहीं, पर ईरान में भी बचा क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, एज अ कंट्री उनके पास क्या है? नहीं, ऐसा है कि कुछ भी नहीं बचता है तो आशा बचती है। एंड माई पॉइंट इज़ कि ईरान कोई छोटा कंट्री नहीं है। ईरान 9 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, जिसके पास अपने बहुत सारे रिजर्व्स भी हैं, और अभी भी आपको पता है उनके पास एक आइलैंड है जिससे वो सारा ट्रेड करते हैं ऑयल का। तो माई पॉइंट इज़ कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान की इज़ ऑल्सो। बट माई पॉइंट इज़ कि ऐसे समय में होता क्या है जनरली कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में इमर्ज होता है, तो जो न्यूट्रल कंट्रीज़ मानी जाती हैं और जिनका इम्पैक्ट दोनों तरफ होता है, फॉर एग्जांपल ओमान, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, ऐसी कंट्रीज़ जनरली क्या करती हैं कि बैकरूम डिप्लोमेसी शुरू करती हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो एट रिसीविंग एंड। तो वो लोग बात करके दोनों कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ एस्केप रूट निकालना चाहती हैं। और आप मान के चलिए कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यूएस हो और चाहे ईरान हो, दोनों ही कहीं ना कहीं पब्लिक पॉस्चरिंग की बात अलग होती है, लेकिन वो बैक रूट कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशंस का स्पेस बनाए रखना चाहते हैं। कारण क्या है कि ये दोनों के लिए बहुत डैमेजिंग है। भाई, आप युद्ध से कितने लंबे समय तक चल सकते हो? ईरान के पास तो वैसे भी पहले को खोने को कुछ नहीं था, अब उनके पास जो बचा कुचा था वो भी लगभग नेस्तनाबूत हो गया। बट जो भी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करेंगे। पब्लिक पॉस्चरिंग इसलिए अब ईरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्योंकि ईरान एक बार इसको झेल चुका है। जब 12 दिन तक जो जंग चली, तो उसके बाद ये माना गया कि ईरान वॉज बैकस्टैब। और यहाँ पर भी जब नेगोशिएशन, आपको याद होगा ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जब जैसे फर्स्ट डे ऑफ वॉर में कहा कि नेगोशिएशन बहुत पॉजिटिव बैकग्राउंड में थी, और लगभग यूएस कन्विंस हो गया था कि ठीक है, ईरान मोस्ट इंपॉर्टेंटली कन्विंस हो गया था कि हम अपना जितना न्यूक्लियर कैपेसिटी हम सब खत्म कर देंगे, और यूएस कन्विंस हो गया था कि ठीक है, उसके बाद हम आपके ऊपर कुछ सैंक्शंस वेव ऑफ कर सकते हैं। बट अचानक से युद्ध इम्पोज किया गया। और आप जनरल केन को सुनिए, तो उन्होंने ये बात कहा था कि सर, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, आई मीन देयर वाज नो नीड फॉर यूएस टू गो इनटू द वॉर। तो मुझे लगता है बैक रूम नेगोशिएशंस कुछ होंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि हम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर, मैं तो मेरा ये मानना है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें पता चलेगा किसी थर्ड कंट्री, किसी न्यूट्रल वेन्यू में कुछ नेगोशिएशन स्थापित की। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरे जो आउटकम होगा, इसको दोनों का इतना ओपन एंडेड रखा जाएगा कि दोनों कंट्रीज अपने आप को विक्टर क्लेम कर पाएं। विक्ट्री। लेकिन सर, ठीक है, आई एग्री विद दिस पार्शियली, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो ईरान 18वें दिन भी उसी फुल फोर्स के साथ, वॉट एवर इज गोइंग बिहाइंड इन द कंट्री, फ्रंट पे तो फुल फोर्स के साथ, चाहे वो आप 15,000 के ड्रोन के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन ईरान इतना तैयार था कि वो अमेरिका के साथ लगातार, अमेरिका इजराइल के साथ और बाकी खाड़ी देशों से का बेस और अटैक 18 दिन तक चलता रहे, और आगे भी वो तैयार है कि चलता रहेगा। इतना हथियार है, इतने ड्रोन्स हैं, इतने मिसाइल्स हैं। सोचिए, इसकी तैयारी 10 साल से कर रहा था, आज से नहीं। आज अमेरिका को थोड़ा सा ठिठकना पड़ रहा है। हाँ, अमेरिका ठिठक रहा है अच्छे तरीके से, और अमेरिका भूल गया कि वियतनाम में उसका क्या हश्र हुआ था। वियतनाम के पास तो कुछ भी नहीं था, ईरान के पास तो फिर भी है। वियतनाम उनको बहुत बुरी तरीके से पिटाई थी अमेरिका की, जब कितना पावरफुल कंट्री है अमेरिका, वियतनाम इतना छोटा। क्योंकि लड़ाई जो है ना, सिर्फ हथियार से नहीं लड़ा जाता है। एग्जाम्पल होगा, सेट करने जा रहा है ईरान कि सिर्फ हथियार के बल पे आप नहीं लड़ सकते। अरबों रुपया के मिसाइल गिर रहा है, कितना आदमी मर रहा है, आप ही बताइए, कितना आदमी मिसाइल मर रहा है। बीच में एक चीज समझाइए, आप ही कह रहे हैं हथियार से नहीं लड़ सकते, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं होता तो ईरान कब का हार चुका होता? कैसे हार जाता? आप देखिए, अगर आप इतना पावरफुल है, पहले ईरान में आप उतर करके दिखाई तो सही उसके जमीन पे। आप लड़ रहे हैं 2 सप्ताह से ज़्यादा से, लेकिन आपको ईरान की धरती पे जब तक आप उतरिएगा नहीं, जब तक वहाँ के एसेट पे आप कब्जा नहीं कीजिएगा, जब तक आप अंदर घुसिएगा नहीं, तब तक कैसे आप लड़ाई जीतिएगा, ये बताइए। चेंज नहीं होगा तब तक तो आप जीत ही नहीं सकते। आपने उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, लीडरशिप समझना चाह रही हूँ आपसे, लीडरशिप खत्म कर दी, ठीक है, ठीक है। उनका आप अटैक लगातार उन पे हो रहा है, उनके पूरा आपने वहाँ पर एक तरह से पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गए, ऑयल रिजर्व्स पे आपने बॉम्बार्डिंग कर दी, ठीक है। तो धरती पे उतरना ही तो हुआ, ये नहीं हुआ,
नहीं, आप जब तक जमीन पे नहीं हो आप उतरेंगे। ऑयल रिजर्व आपने सारा नहीं खत्म किया है, अभी भी उनको ऑयल का प्रोटेक्शन चल रहा है ईरान का। अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि सारा उनका ऑयल टैंक उनको जाकर उड़ा दे, कि अगर ऐसा करेगा तो ईरान भी गल्फ में सबको उड़ा देगा, कुवैत का भी उड़ा देगा, बहरीन का भी उड़ा देगा, सऊदी अरेबिया का रोक नहीं सकता उड़ाने से। वो अमेरिका को ये पता है, इसलिए वो बच कर, ठीक है खर्ग में या थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे हो गया है, यानी कि पूरा ईरान का आप उसको डैमेज कर दिए। क्योंकि ये लड़ाई फाइनल तब तक नहीं होगा जब तक कि अमेरिका उतरे नहीं। वेनेजुएला में आप उतर गए ना, घर में गए, इंटर किए, वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, ठीक, दूसरे को आपने बैठा दी। ईरान में पहले उतरे तो सही अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन की इतना हिम्मत नहीं है कि वो 2-4-10 लाश बर्दाश्त कर जाए। वहाँ बहुत हंगामा होता है अमेरिका के अंदर। अब जाकर उतर कर देखिए, उनको उतरने नहीं देगा कोई वहाँ पे। इराक नहीं है, इराक में भी इनको समस्याएं हो रही हैं। ईरान, इसीलिए बता रहे हैं आपसे कि एक साइकोलॉजिकल वार है जो कि ईरान जीत चुका है, और ईरान अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ रहा है। जो स्ट्रेटजी आज नहीं, पिछला 15 साल में डेवलप किया है, लास्ट 50 ईयर मुझे पता था। आप ये बताइए कि अंडरग्राउंड जिस ढंग से तैयारी यहाँ पे किया हुआ ईरान में, या तो ईरान में है या तो फिर इजराइल में है। बाकी कुवैत में चले, कहीं पे नहीं भागने की जगह। बम गिरा, लोग मकानों के अंदर मर जाएंगे वहीं पे, कहीं पे नहीं वहाँ पे बचने बचाने की जगह। तो इसलिए बोल रहा है, इसलिए अमेरिका को प्रॉब्लम हो रहा। प्लस जो लोकल पीपुल का सपोर्ट, जो ईरानी पीपुल है अपने गवर्नमेंट के साथ खड़ा कि मरेंगे, भूखे मरेंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन हम लड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो लड़ाई में क्या होता है, सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल वारफेयर जीतना होता है। अगर आप साइकोलॉजिकल वारफेयर अगर जीतेंगे तभी आप जाकर लड़ाई। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर में कहीं ना कहीं अमेरिका हार रहा है। आप बोलते हैं लीडरशिप मार दी, कौन सा लीडरशिप मार दिया? खुमैनी एक विचारधारा था, एक विचारधारा था, बाकी कुछ नहीं। वो गया, दूसरा खुमैनी आ गया, ठीक है। आप देखिए ना, आप पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, लोगों से बात करके देख लीजिए। जो IRG है 50 कमांड में बटा हुआ है, पता है आपको? सबको रिटर्न में दिया हुआ है कि अगर कुछ होता है तो आपको कमांड ऊपर कोई नहीं करेगा, आपको जो जैसे आप खुद आप डिसाइड कीजिए, खुद आप डिसाइड कीजिए। और IRG वाले खुद चला रहे उस हिसाब से, खुमैनी नहीं है तो सेंट्रल लीडरशिप को भी 5-6 लेयर में बांट करके नीचे IRG को, जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, कई एक सेगमेंट में बांट दिए हुए हैं, हर कमांड में, हर जगह। तो ये क्या है? ये बिल्कुल इसको अमेरिका नहीं कंट्रोल कर सकता है। और आप अगर नीचे नहीं उतरेंगे तो आप लड़ाई जीतेंगे नहीं। कैसे? इस तमाम चीज़ों के बीच में एक भारत की स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर लेते हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा कर लेते हैं। एक हफ्ते पहले तक भारत के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कल मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी जहां पर ये बताया गया कि 2 शिप्स जो हैं वो एक पहुंच गई है, एक आज सुबह पहुंची है और एक आज रवाना हो गई है। 24 शिप्स हमारी वहाँ खड़ी हैं, जिसमें से 3 आ गई हैं। अच्छा, एक मैंने खुद देखा, जब मैं क्योंकि बीट कवर करती हूँ, मैंने देखा वहाँ पर ना ही भारत और ना ही ईरान ये एक्सेप्ट करना चाहते थे कि हाँ हमारे बीच में डायलॉग है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स धीरे धीरे निकलेंगी। लेकिन जैसे ही ईरान के एम्बेसडर ने खुल के कहा कि हमारी मदद भारत ने की और हम दोस्त हैं, तो जनता ये समझना चाह रही है, जो मुझे समझ में आया वो ये था कि ना ईरान ने हम पे कोई एहसान किया, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, क्योंकि उनके भी 150 नाविक शिप्स हमारे पास थी, हमने धीरे धीरे उनको रिलीज करा, सेफली तमाम चीज़ें की। तो अब आप भारत की इस स्ट्रेटजी को कैसे देख रहे हैं? हमारी अब जाके शायद 21 और शिप्स वहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो कैसे कैसे स्ट्रेटजी के साथ आएंगी, क्या प्लानिंग है, ईरान के साथ हमारी क्या बातचीत है, और क्यों मतलब वर्ल्ड मीडिया में चल रहा है कि भारत को क्यों छोड़ा जा रहा है? तो जो युआन में डील करने की बात है, इजराइल के एम्बेसडर और उनको बाहर करने की बात है US की, तो भारत स्ट्रेटजी और डील में कहाँ खड़ा है? देखिए, कल हमारे विदेश मंत्री ब्रसल्स में थे, वहाँ यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई इसी मुद्दे को लेके। ये मेन फोकस था, आपने देखा, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये केस टू केस बेसिस, देयर इज़ नो फाइनल डील और देयर इज़ नो परमानेंट डील। केस टू केस बेसिस हम लगातार ईरान से बात कर रहे हैं और अपना जो इंटरेस्ट है, हमारे जो हित हैं, हम उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब है कि हम हर एक शिप पे, मतलब वो एक पत्ता फेंकते हैं, हम एक पत्ता फेंकते हैं। अभी तक यही हो रहा है, क्योंकि एक इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईरान के 3 जहाज़ों को जो हमने रोक रखा है, हमने पकड़ रखा है, उस पे भी आ रहा है कि शायद गिव एंड टेक की बात हो रही है। ईरान चाहता है कि इंडिया उसको रिलीज़ करे और उसके बदले में वो धीरे धीरे हमारे, तो यहाँ पे कई सारे, दूसरी तरफ इंडिया के पास वो सारी क्षमताएं हैं। शायद ईरान इंडिया से मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स, इस तरह के भी हेल्प मांगा है। उसके एम्बेसडर ने भी ऐसी बातें कही है कि वो इंडिया से और ज़्यादा हेल्प चाहते हैं और उनको चाहिए, दे बैडली नीड इट।
हो सकता है ये सारे गिव एंड टेक हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडिया उनको सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए 1 करोड़ हमारी जनता वहाँ जो हमारे एनआरआईज हैं फंसे हुए हैं गल्फ में, और तेल का जो मुद्दा है, मुझे लगता है तेल सबसे बड़ा हथियार निकल के आया है। ये हॉर्मुज नहीं, तेल ही अपने आप में हथियार है। उसी को सब खेल रहे हैं, मोहरा बना के, और उसी का ये आप देखिए गेम जो कहते हैं ना, वो ऑयल गेम चल रहा है। सर एक मैंने पढ़ा भी, और मैं एक सीनियर मंत्री से बात भी कर रही थी पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो साइकिल है वो 11 दिन की थी, शिप्स आती थी, अब वो 41 दिन में हो गई। तो हमें ऑप्शंस भी कर दिए, हमने प्रोडक्शन अपना 15% बढ़ा दिया है और बढ़ा रहे हैं। क्या किल्लत होगी आने वाले दिनों में अगर ये फेज़ 2 की वॉर और बढ़ती है? तो कितनी किल्लत भारत को, या कैसे फेस करना पड़ेगा? भारत किस स्ट्रैटेजी पे है? देखिए जैसा बात हो रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए ऑयल के टर्म्स में या गैस के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और चीज़ पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ऑयल और गैस तो है ही, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फर्टिलाइज़र्स का। आपको पता है हमारा बहुत मैसिव लेवल ऑफ फर्टिलाइज़र्स उसी तरफ से आता है, और खरीफ सीज़न आने वाला है, तो हमारे लिए ये भी एक चैलेंज होने वाला है कि हम फर्टिलाइजर, इसीलिए आपको पता होगा इंडिया ने अभी चाइना से रिक्वेस्ट की है कि हमें मतलब फर्टिलाइज़र्स की सप्लाई की जाए, क्योंकि अभी तो हम खैर हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न आएगा मतलब फार्मिंग का, तो फिर वो एक मुसीबत होगी। बट इसलिए क्या है कि हमारी जो नेगोशिएशंस हैं वो जैसे जयशंकर साहब ने कहा कि केस टू केस बेसिस पे है। तो केस टू बेसिस मतलब ये नहीं होता कि एक एक जहाज़ के ऊपर है, मतलब ये कि एक एक मुद्दे के ऊपर है कि इस मुद्दे को हमें कैसे डील करना है, उस मुद्दे को कैसे डील करना है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ना तो इंडिया की और ना ही ईरान की है, क्योंकि आप ईरान के जो आप चाहे एम्बेसडर हैं या फिर आयतुल्लाह खुमैनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों के आप लैंग्वेज स्टेटमेंट सुनिए, वो कहीं ना कहीं इंडिया के प्रति सॉफ्ट अप्रोच रख रहे हैं, मॉडरेट अप्रोच रख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मतलब समझते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी कंसर्न अबाउट इट। और उन्होंने अपनी एम्बेसी में मतलब नोट जो एक बुक भी रखी थी, और अभी अकाउंट नंबर भी दे रखा है। तो ये सब क्या होता है ना, ये सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं जो ये दिखाता है कि हम लोगों के बीच में जो बैकरूम डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं अपने पेस में चल रही है। और क्राइसिस की सिचुएशन तो देखिए, कुछ होता है क्राइसिस, दूसरा है पैनिक। तो पैनिक सिचुएशन तो रहेगी, क्योंकि हम सब तरफ से न्यूज़ सुन रहे हैं कि यहाँ पर दाम बढ़ गए हैं या यहाँ पर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। बट मुझे लगता है कि जो फेज़ 2, मैं तो कम से कम ऐसा मानता हूँ कि फेज़ 2 उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हमने फेज़ 1 देखा। इसका एक और कारण, मैं मतलब पॉइंटेड कारण ये भी है कि ईरान ने जैसे शुरुआत के दिनों में जिस स्पीड से अपने मिसाइल्स लॉन्च किए थे, अब आपको पता है उसकी संख्या बहुत कम हो गई। इसका कारण है कि बहुत सारे ईरान के लॉन्चर्स जो हैं वो निशाने पर ले लिए हैं इजराइल और यूएस ने, वो काफ़ी नेस्तनाबूद कर दिए हैं। तो अब दोनों साइड्स के अंदर ये रियलाइजेशन है कि कॉस्ट ऑफ वॉर इज़ गेटिंग टू मच, एंड देयरफॉर यू हैव टू कम टू अ सर्टेन पॉइंट वेयर बोथ कैन क्लेम विक्ट्री एंड कैन गेट इनटू द बिजनेस वंस अगेन। सर अब क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, जो ये जो 3 जहाज आए, 2 जो आ गए, आपको लगता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रेशर कम हुआ? एक तरफ तो 5 राज्यों के चुनाव हैं, और इस बार का चुनाव हमेशा विपक्ष के लिए एक लिटमस टेस्ट या फिर एक परीक्षा की अग्नि परीक्षा होती थी, इस बार बीजेपी के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल है जो आज बहुत नहीं जीत पाए, तमिलनाडु है, साउथ की पार्टी है, हुई है या नहीं हुई इतने सालों बाद, केरला है इम्पोर्टेंट, बहुत सारी बातें, असम रिपीट होगा क्या? तो इन 5 राज्यों के चुनाव की मैसेजिंग में जो ये जो जहाज पहुंचे हैं, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो जो तरेर थी विपक्ष की कि कुछ नहीं कर रही सरकार, फेल हो गई डायलॉग्स में, वो कम हुई है, प्रेशर कम हुआ है सरकार पे? आपको क्या लगता है कि आज के तारीख में मोदी जी कुछ बोल देंगे तो पब्लिक कन्विंस हो जाएगा, या विपक्ष कुछ बोल देगा तो कन्विंस हो जाएगा? सब पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया की राजनीति तो यहाँ से भी चलती है ना। वो आपको लगता है सोशल मीडिया पॉलिटिक्स करते रहिए। सोशल मीडिया जब से चला है तो हर आदमी में अवेयरनेस अब बढ़ गया पहले की अपेक्षा। एब्सोल्युटली, कॉमन पीपल को पता है, वो भी तो डाइवर्ट भी तो हो जाता है। नहीं, कॉमन पीपल को पता है डेल्यूशनल भी तो हो जाता है। पहले रूट ऑफ कॉज नहीं पता चलता था, कारण क्या है, कहाँ से हो रहा है। अब सबको पता चल जाता है कि भाई ईरान अमेरिका में और इजराइल में अगर लड़ाई हो रही है तो तेल और गैस का तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। बात समझिए आप। तो और अभी सुन लीजिए, अभी तो जैसा पूछी ना कि गैस और तेल का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, तेल महंगा होगा, पेट्रोलियम कोई उपाय नहीं है आपके पास ना। मान लीजिए अगर हॉर्मुज बंद रहा 4 दिन और, ये तीन जहाज आने से क्या होना जाना है, कुछ नहीं होना जाना है। हाफ डे का आपके पास गैस का है बस, उससे ज़्यादा कि नहीं आया जब तक कि रेगुलराइज नहीं हो। लेकिन मेरा सारा तेल हॉर्मुज के थ्रू नहीं आता है, 20% आता है मात्र, 40% गैस की सप्लाई इसी रूट से है। रूट दूसरा हो जाएगा, लंबा रूट हो जाएगा,
आपका खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, खर्च ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगा, फिर तेल महंगा होगा, ये सब सारी समस्याएं होंगी। और ये कॉमन पीपल को पता है कि इसमें गवर्नमेंट का, भाई गवर्नमेंट क्या कर सकता है आप बताइए। इंडिया का तो 3 जहाज आ भी गए, जाके पाकिस्तान का देख लीजिए पड़ोसी में क्या हाल है। पाकिस्तान का आ रहा है क्या कोई जहाज? आप लोग बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान से उसका अच्छा रिलेशन है, ये हो है। पाकिस्तान में तो पेट्रोल कितनी किल्लत है, जा करके देखिए। यहाँ कम से पेट्रोल के टंकी पर तो लाइन नहीं है ना, गैस के लिए लाइन है, लेकिन गैस का कोई शॉर्टेज नहीं है। जो गवर्नमेंट बोला अभी तक पीएनजी नहीं कमा है, एलपीजी बोला है कि ऑनलाइन आपकी बुकिंग हो रही है, लेकिन आने वाले कल में होगा। लेकिन इलेक्शन पे इसका असर नहीं होना है। आपको एग्जाम्पल दे, डिमोनेटाइजेशन हुआ, लंबी लंबी लाइन लगी, असर पड़ा क्या? सर असर उसका उल्टा पड़ा। जो मेजर वोटर्स थे उनको लग रहा था कि चलो भैया ये जो काला धन है मतलब सर वो तो उससे भी चलाई सबसे, उसे तो मैसिव समस्या तब हुआ था। आप लॉकडाउन याद कीजिए कोरोना में, जब कम से कम 1.5 साल के लगभग लॉकडाउन में हम लोग रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बना क्या एनवायरमेंट? सर मोदी जी रोज बात करते थे लोगों से, आज थाली बजानी है, लाइट जलानी है। बात बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सबको, बहुत लोग भूखे भी रहे, बहुत लोग मरे भी, काफी लोग एक्सपायर किए। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, अवेयरनेस पता चल जाता है किसकी गलती है। सर लोगों को ये भी लग रहा है कि तो भारत के तो फिर भी जहाज आ रहे हैं और अभी किल्लत नहीं है, पूरी दुनिया में है ना ये सिर्फ पूरी दुनिया का इशू है। थोड़ी देर पहले क्या पता है कि अमेरिका में क्यों तेल का दाम बढ़ा, उसके तो बगल में वेनेजुएला है, वेनेजुएला तेल जितना उठा के ले, फिर भी पेट्रोल का दाम भाग रहा है, क्यों? तो बाकी सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग इज, क्या राहुल जी की जगह कोई और चेहरा होता, कांग्रेस या विपक्ष मजबूत होती, तो ये एजेंडा यहाँ पे और ज्यादा बन सकता था क्या? देखिए, एजेंडा में आप विदेश नीति का बात तो आप उठा सकते हैं कि आपका विदेश नीति गलत है, सही है, लेकिन तेल गैस का आप नहीं उठा सकते हैं। तेल गैस का सीधा है कि अगर हॉर्मुज खुलेगा तो स्मूथ सप्लाई होगी, हॉर्मुज बंद होगा तो स्मूथ सप्लाई नहीं होगा, और हॉर्मुज के खोलने बंद होने में इंडिया कोई रोल नहीं है। ये जो रोल है, एक इम्पोर्टेंट बात ही है सर, पवन खेड़ा जी ने एक ट्वीट करके कहा कि अरे जो 2 जहाज आ रहे हैं ये क्या भारत में ही आएंगे, ये तो अमेरिका जा रहे हैं, फिर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। या अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक वो गैस की लाइन लगा दी थी, वो भी 2011 की पिक्चर थी। तो कैसे कोई आर्ग्यूमेंट करेगा? उनका बेसिक रिसर्च इशू नहीं लग रहा आपको? यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों के साथ। इनकी जो प्रॉब्लम है यहीं पे, पहले देखिए, पहले फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसाइज किया कि मोदी जी चले गए इजराइल, आते ही 24 घंटे के अंदर लड़ाई शुरू हो गया। ठीक है, अब क्यों गया नहीं गया, अब ये तो ईरान इज स्टिल अ फ्रेंड, ठीक है, स्टिल फ्रेंड, ठीक है। आप ईरान से देख लें, ईरान को पता होगा कि एक शिप को तो उड़ा दिया टारपीडो से अमेरिका, दूसरा शिप लवान को अभी प्रोटेक्ट करके इंडिया अपने रखे हुए है। अमेरिका एक बार भी नहीं बोला कि क्यों अपने एरिया में उसको प्रोटेक्ट करके रखे हो। ईरान का जो एक नौसैनिक बेड़ा है, नहीं बोला अभी तक अमेरिका, नहीं तो बोल सकता है भाई इसको हटाइए आप यहाँ से, नहीं तो हम अटैक करेंगे, उसको भी हम डुबा देंगे हम, ठीक है। तो आप ये देखिए, और नहीं, उसके कम से कम 250-300 जो मैरिन के जो हैं इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं, ये मीडिया में जो चल रहा है कि उसका 3 टैंकर को घेरे हुए, सब चीज़ सब बकवास है। कहीं ना कहीं एक आपस का अंडरस्टैंडिंग ईरान को भी पता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले एक तो हमको इंडिया हेल्प करेगा, नंबर 1। नंबर 2, निगोशिएशन में भी ईरान को पता है कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया ही निगोशिएट कर सकता है बिटवीन अमेरिका, इजराइल, ईरान। क्यों? क्योंकि चाइना डायरेक्ट निगोशिएट कर नहीं सकता, रसिया डायरेक्ट निगोशिएट कर नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई में फंसा, यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है। तो ये सारा एक ऐसा उलझा हुआ एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें इंडिया के तरफ भी लोग देख रहे हैं, ईरान भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, इसराइल भी देख रहा है, सब के सब देख रहा है। तो इसलिए हम तो ये बोले कि फॉरेन पॉलिसी पे जो आज का जो हालात है उसमें गवर्नमेंट को तो फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, अगर ऐसा होता है कि ऐसा रास्ता निकलता है कि दोनों क्लेम करें कि विक्ट्री हुई, उस केस में कोई वर्ल्ड ऑर्डर बदलता नजर आएगा आपको? आपको ये नेटो, आपका जो डिपेंडेंसी या इंक्लिनेशन यूएस की तरफ ज़्यादा है, या यूएस का जो डंडे का डर है वो कम होता नजर आएगा? आपको ये लगता है कि रशिया और चाइना थोड़े और पावरफुल होकर उभरेंगे? भारत की क्या पोजिशनिंग होगी? देखिए, अगर आप देखें तो रूस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता दिख रहा है इस वार से। अमेरिका ने उसको अलाउ कर दिया, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो रूस निश्चित रूप से स्ट्रॉन्गर होके आ रहा है इस वार के बाद। इन व्हाटएवर द केस, ठीक है। तो कोई जो कहते हैं ना यहाँ पे कि एक कोई ऐसी स्ट्रेटजी है या कोई एक थ्योरी है, हम इस तरह को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं। अमेरिका और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप अपना इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है, भारत भी अपना देखता है। अब दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा,
देखिए वो तो विश्व के सारे देश ये प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए, वो डेमोक्रेसी की बात करता है, ईरान में रेजिमे चेंज की बात करता है, डेमोक्रेसी लाने की बात करता है। यूनाइटेड नेशंस में आज तक डेमोक्रेसी ला पाया क्या, या लाया है क्या? भारत जैसा देश वहाँ पे परमानेंट 5 बना के और मनमानी करते हैं, वीटो पावर रखते हैं, क्या डेमोक्रेसी है वहाँ? यूनाइटेड नेशंस जो डेमोक्रेसी के लिए बना है वहाँ उन्होंने डेमोक्रेसी नहीं लाई, और ईरान में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रेजिमे चेंज की बात करते हैं। कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। आप दूसरी तरफ भारत जैसा देश शुरू से, चाहे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो भारत की पहल पे बना, और अभी भी देख लीजिए थर्ड वर्ल्ड या जो ग्लोबल साउथ की बात भारत करता है, कि उसके लिए क्या है कि भाई पूरे विश्व में एक जो सह अस्तित्व की बात है उस पे हम जाएं और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। ये भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश चाह रहे हैं, जर्मनी, जापान सब चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है और अमेरिका की दादागिरी, खास करके 1991 के यूएसएसआर के विघटन के बाद ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ है उससे दुनिया को बहुत भुगतना पड़ा है। और मुझे ना कहीं लगता है उसी का परिणाम ये ईरान और वेनेजुएला, और वी डोंट नो कल को क्यूबा आएगा या 51वां स्टेट बन जाएगा कनाडा। आखिरी सवाल आपसे, हु विल स्टॉप ट्रम्प? आई थिंक जैसे यूएन का जिक्र हुआ, आप कोई तो होगा जो कहेगा कि बस इनफ इज इनफ। आई थिंक इट विल बी ट्रम्प हिमसेल्फ, या बिकॉज या कोई कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रेसिडेंट के लिए प्रावधान है कि अगर इम्पीचमेंट, मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, इम्पीच अगर वो इस तरह से होता रहा, उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग 60% है। अगर ये महंगाई बढ़ती रही उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग और ज़्यादा बढ़ेगी और ट्रम्प को इम्पीच किया जा सकता है अगर मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी की विजय नहीं देखिए हुई। क्या है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो होने वाला है, और अगर मिड टर्म इलेक्शंस में अगर रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो फिर उसके बाद और उनका बहुमत कम हो जाता है, तो फिर बाकी का जो उनका टेन्योर बचाएगा उसमें वो लेम डक प्रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से अपने जो भी निर्णय चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव होगा, लेकिन वो उसको लिए भी अभी समय है, और यहाँ तो क्या एक एक दिन पूरे दुनिया के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो ट्रम्प प्रतिदिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, या कम से कम अपनी जो एंड गोल है जो उसको बदलते चले जा रहे हैं। कि हमारा पहले लक्ष्य रिजीम चेंज था, फिर इसके बाद हमें अमेरिका वहाँ पर हथियार ख़त्म करने थे, न्यूक्लियर वेपन्स, फिर अब कह रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव अटैक था कि वो हमें पर हमला करने वाले थे इसलिए हमने किया। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह से बयान देते रहेंगे, लेकिन अमेरिका में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अब लॉबी इमर्ज करी, खासतौर पे अमेरिका में जो ट्रम्प के सपोर्टर्स थे जैसे टकर कार्लसन जैसे लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर कहीं मागा की है या मीगा की है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये अमेरिकन पब्लिक का अगर ओपिनियन एकदम ही ट्रम्प के इस डिसीजन के खिलाफ जाएगा, तो मुझे लगता है ट्रम्प कुछ ना कुछ एग्जिट रूट निकाल करके आउटकम ले लेंगे। और ट्रम्प एक ऐसे आदमी है कि वो अपनी सबसे बड़ी हार को भी ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो ये सब कुछ लुटने के बाद भी वही कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका ने आखिर कुछ नहीं होगा तो ये कह देंगे देखिए हमने खमेनी को मार दिया जो 40 साल से हमारा हुआ था, बस वो यही कर सकते हैं। दूसरे दिन ही उन्होंने कह दिया था। तो आज इस चर्चा में हमने विस्तार से जो अभी मौजूदा हालात है उस पर चर्चा की। देखिए ये तय है कि स्थिति गंभीर है, ये समझ आ रहा है कि पूरा विश्व इससे अफेक्ट हो चुका है। ट्रम्प ये खुद समझ रहे हैं कि वो इस पूरे वॉर में फंस चुके हैं। जो शुरू उन्होंने किया था वो रायता फैल चुका है और अब वो उसको समेट नहीं पा रहे। लेकिन क्योंकि ये ट्रम्प हैं जिन्होंने दूसरे दिन ये दावा कर दिया था कि हम जीत गए हैं, हमने पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है, वो नहीं समझ पाए थे कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये सिर्फ एक रास्ता, समुद्री रास्ता ना होके ये वैश्विक एनर्जी, ऊर्जा और साथ साथ में इस पूरे मसले का एक उस तरह से बन गया है कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसलिए उसकी ताकत बरकरार है। कल क्या ट्रम्प कहते हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकले। पूरा विश्व ये उम्मीद कर रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि दोनों विक्ट्री भी घोषित हो जाए और ये वॉर शांत हो जाए। अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी चर्चा के साथ। आपके कुछ सवाल हों, आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा। आज चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सभी।